वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। और अच्छा गया है तो कमेंट कर देंगे कि आप लोगों का कैसा एग्ज़ाम गया है। बाकी उसका आंसर की हम अपलोड करेंगे। तो फिलहाल हम लोग करेंगे हिंदी का। 22 मार्च को आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम है। तो देख लेते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव देखिए, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका वीडियो बना चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर का बन चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है क्लास 10th न्यू मॉडल पेपर करके, उसमें देख लीजिएगा। या इंड स्क्रीन पे हम आपको यहाँ पे पूरा शो कर देंगे, वहाँ से भी दे सकते हैं। ठीक है। और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। अभी हम लोग सब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो सब्जेक्टिव में भी देखिए, आपका टोटल 19 क्वेश्चन दिया जाएगा। 19 में से आपको सिर्फ जो है 5 5 10 3 13 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो जैसे किस तरह से रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट आपका जो है एक पैसेज दिया रहेगा। पैसेज को पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, से पैसेज में भी 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें 5 ही करना है। एक एक क्वेश्चन 2 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। तो देखिए, जैसे शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई। और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वे समान ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। और कहना ना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों की इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्त बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। ठीक है। तो आपका पैसेज है। पैसेज के बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो देखिए पूरा शीर्षक क्या क्या देते हैं, शीर्षक किसी भी गद्यांश का देना है तो देखिए कि किस पॉइंट को बार बार हाईलाइट किया गया है, किस बात को बार बार मेंशन किया गया है। तो शास्त्री जी देख रहे हैं, आपको उस पूरे गद्यांश में शास्त्री जी के बारे में बताया गया, तो इसीलिए लिख दीजिए इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक शास्त्री जी है। उसके बाद शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन कौन से थे। तो देखिए शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण विनम्रता, सादगी और सरलता है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। तो देखिए सब पैसेज में ही मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विनम्रता, हाँ एक सेकेंड, हाँ अभी हम लोग ये चीज़ को पढ़ चुके हैं कि विनम्रता, सादगी और सरलता वाले गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गांधी जी के करीब था। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं गांधी जी के करीब था, ये वर्ड को सिर्फ खोजिए पैसेज में और कुछ नहीं है ना। व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो क्या है, विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में जो है लिखा हुआ, विनम्रता, सादगी और सरलता। और इसी दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से बहुत करीब था। ठीक है। यही है आपका आंसर। तो आप जब पैसेज बनाइए तो बस वही ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है उसके आसपास का वर्ड को ढूंढिए। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे का क्या आशय है। तो जो लोग विनम्र होते हैं समाज और दुनिया उनका सम्मान करती और वही लोग के दिल पर राज करता है। ठीक है। पांचवा है, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की। तो देखिए शास्त्री जी जब एक स्कूल में विद्यार्थी थे तब से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है, किस विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। तो देखिए वहाँ था काशी विद्यापीठ, तो काशी विद्यापीठ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। फिर सातवां, शास्त्री जी के जीवन पर किन चिंतकों का प्रभाव अधिक था। तो डॉक्टर भगवान दास तथा बापू जैसे चिंतकों का प्रभाव शास्त्री जी के जीवन पर अधिक रहा। ठीक है। यहाँ तक जो है आपका पैसेज का है। तो आप लोग बस पहला एक फटाक से काम कर दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी है और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम वीडियो लाएंगे, वो सबका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके और अच्छा से उन लोग भी एग्ज़ाम दें। तभी तो आप ही का नाम लेगा कि भाई तुम्हें तो मदद किया था, वीडियो भेजा था, उसको देखे तब एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन भिड़ा। ठीक है। चलिए, तब उसके बाद आगे आ जाइए, आगे आइएगा तो फिर आपको आगे मिलेगा ये आपको किताब का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। पहले उधर 5 कर लिए, अब 5 किताब का क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है।
तो पहला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो ये जो है कवि आपका जो कविता दिया है वो उसी से है। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना और उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखना। राजा को अपनी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। ठीक है। फिर है, कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। देखिए, कवि बादल से फुहार रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि समाज में क्रांति लाना चाहता है क्योंकि बादल के गरजने के बाद जल स्वयं बरसता है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कि ये सीबीएसई में भी ये पूछा जाता है। ठीक है। सीबीएसई का भी एग्ज़ाम हो तो उसमें भी, चाहे ये आप लोग का जैक बोर्ड है तो इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। ठीक है। माँ क्या ये एक कन्यादान कविता है उसी से लिया गया है। तो देखिए, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह समाज की बुराइयों से परिचित है। वह जानती है कि लड़की भोली भाली और सरल होती है। समाज के कुछ लोग उसको मूर्ख बनाकर उसका शोषण करते हैं। इसलिए माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपने आप को सरल प्रकट ना होने देना। ठीक है। तो जो वर्डिंग है देखिए, इसी में आंसर भी है कि लड़की होना पर लड़के जैसा दिखना मत, मतलब जो लड़की होती है वो क्या बताया जाता है कि वो बहुत कमज़ोर होती है ना, इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो जो मतलब कमज़ोर होती, डरी हुई होती है तो समाज उसका शोषण कर लेता है। इसीलिए आप मतलब लड़की हो तो कमज़ोर मत होना, एकदम निडर होना, यही माँ का कहना है। ठीक है। कि लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब अपने आप को सरल जो है सरल प्रकट मत होने देना। अब 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो ये कब कहानी है नेताजी का चश्मा, उसी से लिया गया है। उसमें एक कैप्टन होता है जो हमेशा नेताजी का मूर्ति पे चश्मा चेंज कर देता है। ठीक है। तो देखिए, लोग चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक देशभक्त था। उसे नेताजी का एक चेहरा बिना चश्मे का अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उसे चश्मा पहना देता था। लेकिन लोग उसे कैप्टन उसके मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, परंतु कैप्टन कहने की बात रहस्य ही बनकर रह गई। ठीक है। फिर फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये फादर कामिल बुल्के के बारे में जो है, देवदार की छाया, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है। तो फादर का व्यक्तित्व देवदार के वृक्ष के समान था। वे अच्छा, ये कहानी का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है। तो उसको नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देखिए, वे सभी पर अपना प्यार लुटाते थे। उनके कृपा की जो छाया थी उनके शरण में आने वाले सभी पर रहते थे। उनकी प्रेम की छाया सुखद एवं शीतल प्रतीत होती थी। यही कारण है कि उनकी उपस्थिति की छाया जैसी लगती थी। ठीक है। उनकी उपस्थिति छाया जैसी लगती थी। उसके बाद 13 नंबर है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। अब देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को इसलिए याद किया जाता है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक, जो फेमस शहनाई वादक थे, बिस्मिल्लाह खान जी का जो जन्मभूमि है। ठीक है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा बिस्मिल्लाह खान के बारे में, साउंड ऑफ म्यूजिक। तो बस उसी चीज़ को हिंदी में पढ़ लेना है। तो शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह डुमरांव की सोन नदी के किनारे पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि डुमरांव के कारण ही शहनाई जैसा वाद बजता है। ठीक है। अब 14 नंबर है कि आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो भोलेनाथ की माँ ने उसके सर पर तेल लगा दिया, माथे पर काजल की बिंदी लगाई। यह सब भोलेनाथ को पसंद नहीं आया और वह सिसकने लगा। वह सिसकते सिसकते बाहर निकला और बच्चे का झुंड देखकर सिसकना भूल गया। ठीक है। जैसा ही बच्चा बाहर खेलने जाता है तो सिसकना भूल जाता है। तो ये पहला तो खंड का था आपका पैसेज, फिर खंड खा था आपका बुक से। अब खंड का जो है वो व्याकरण से है। इसमें से तीन आपको दिया रहेगा निबंध लिखने के लिए। 250 शब्द में निबंध लिखना होगा। तो 3 दिया रहेगा, 3 में से किसी एक को ही आपको लिखना है। ठीक है। और ये 5 नंबर का है। इसमें आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो टॉप पॉइंट दिया हुआ है उसी के आधार पे लिखिएगा। और ये तो बहुत अच्छा बात है कि पॉइंट दे दिया रहता है। तो हम जैसे किसी 3 में से एक लिखना है तो अभी हम आपको हमारा झारखंड करवा दे रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। हमारा झारखंड हो सकता है, समय का महत्व हो सकता है, झारखंड का कोई पर्व पे भी आ सकता है लिखने के लिए। ठीक है। और सरहुल जैसे कि है। उसके बाद बिरसा मुंडा पे भी आ सकता है। तो ये 3 4 प्रदूषण भी हो सकता है, प्रदूषण का तो चांस थोड़ा मोड़ा है। तो ये सब आपका आ सकता है। तो इसीलिए एक बार ये सब का निबंध को आप थोड़ा देख लेंगे, बाकी मैं आपको करवा दूंगा। अभी ये हो गया, नेक्स्ट सेट में आप लोगों को बिरसा मुंडा के बारे में भी करवा दूंगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है कि प्रस्तावना लिखना है, इतिहास लिखना है, सीमा एवं निकासी लिखना है, संसाधन लिखना है, विशेषता लिखना है और उपसंहार लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट बनाना है आपको और लिखना है। अगर सही से 6 पॉइंट बना के लिखा तो 5 में 5 नंबर तो आपको आराम से मिलेगा। बस थोड़ा मोड़ा जो है आपका राइटिंग ये सब में थोड़ा मोड़ा कटेगा, मात्रा उत्रा में। ठीक है, तो 5 में से 4 4.5 तो एकदम आराम से मिलना है। चलिए हम लोग हमारे झारखंड पे लिखते हैं, हमारा झारखंड। तो देखिए पहले प्रस्तावना लिख दिया हम लोग कि हमारा राज्य झारखंड है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, 2000 ईस्वी को हुआ। बिहार के दक्षिण भाग को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया है। झारखंड का अर्थ होता है झार या झखारो और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। झारखंड राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में झार झखार और खनिज फैले हैं। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आता है झारखंड के बारे में वो लिख दिए। फिर इतिहास के बारे में लिखना है। तो अबुल फजल ने आईने अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं। ठीक है, अब ये इतिहास लिख दिए। तो फिर आप सीमा लिखिए। तो सीमा में झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा राज्य है, इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, झारखंड राज्य की लंबाई पूरब से पश्चिम की ओर 643 किलोमीटर है तथा इसकी 600 बोल दिए सॉरी 463 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद निवासी का बात करें तो झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। झारखंड राज्य में रांची, जमशेदपुर, दुमका, बोकारो, धनबाद आदि बड़े शहर है। ठीक है, बड़े लिख दिए, बड़े, ये सब बड़े शहर हैं। यहाँ उराव, संथाल, मुंडा आदि आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, झारखंड आदिवासियों का क्षेत्र यहाँ मतलब का क्षेत्र है। झारखंड जो है वो आदिवासियों का क्षेत्र है। यहाँ मुख्यतः संथाली, मुंडारी, बंगला एवं हिंदी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, अब संसाधन के बारे में लिखिए कि झारखंड राज्य की जमीन पठारी है और पथरीली है। ठीक है, पठारी से तभी इसका नाम है छोटा नागपुर पठार। यह एक पुराना पठार है। यहाँ पर खेती के लायक जमीन बहुत कम है। यह मुख्यतः धान और गेहूं की खेती होती है। ठीक है, अब विशेषता। तो विशेषता क्या है? तो झारखंड राज्य में खनिज का भंडार है। भारत में सबसे पहला अधिक खनिज झारखंड में पाया गया। यहाँ लोहे के बड़े बड़े उद्योग फैले हैं। जमशेदपुर में लोहे का सबसे बड़ा कारखाना है। झारखंड में बहुत से धर्मशाला भी है। देवघर, बासुकीनाथ, आजमधाम, चुटिया एवं प्रमुख मंदिर है। ठीक है, हुड़हुड़ू, अच्छा हुड़हुड़ू हम बोलते रहे, हुंडरू है ना, बिंदु नहीं लगाया, छुटिया है। हुंडरू और दसम के जलप्रपात देखने योग्य है। इसके अलावा नेत्रहाट, काके, हटिया, जमशेदपुर आदि दर्शनीय स्थल है। इस तरह से आप लिख दिए विशेषता। उपसंहार, अब लास्ट में जो है अपना निष्कर्ष भी जिसको कहते हैं वो लिखना। तो उपसंहार में क्या लिखिएगा कि संसाधनों से भरा पूरा हमारा राज्य झारखंड त्वरित विकास की बाट जो रहा है। मतलब हम लोग का झारखंड राज्य जो है विकास कर रहा है। आशा है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी, मतलब सभी सुखी है ना, सुखी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसता एवं सुशासन का समाज साम्राज्य होगा। ये साम्राज्य, तो ये सब आप लिख दीजिएगा। तो बस ध्यान रहे कि आपको जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट के आधार पे लिखिएगा। और पॉइंट आप लोग के लिए बहुत अच्छा दे दिया गया है कि आपको बस उसी पॉइंट के आसपास ही लिखना है। हर पॉइंट को 5 लाइन 6 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लिख दीजिएगा तो आपका आसानी से काम बन जाएगा। अब आ जाइए आगे है, आगे जो है पत्र रहेगा आपका। पत्र 2 तरह का, दोनों में से कोई भी। देखिए आज 4 दिन का अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र है और यहाँ वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र है। तो इसमें से दोनों में से कोई एक को आपको लिखना है। तो चलिए कोई एक हम लोग लिखेंगे। फिलहाल मैं आपको बताने के लिए दोनों लिख दिया हूँ, दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको लिखना है क्या है, अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, फिर +2 हाई स्कूल जो भी आपका स्कूल का नाम है वो लिखेंगे, आपका स्कूल कहाँ है वो लिखेंगे। ठीक है, फिर विषय क्या है, तो 4 दिन के छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, लास्ट में आप पूर्ण विराम जरूर देंगे। मेरा यहाँ छूट गया है, आप लोग मत छोड़िएगा, पूर्ण विराम। फिर महोदय,
कॉमा दे करके सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम जो भी है डैश कुमार या कुमारी है और मैं कक्षा 10 का छात्र या छात्रा हूँ। कल विद्यालय से लौटते वक्त बारिश में भीग जाने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट कहा है। सेम हालत है, कल मेरा भी घर आने समय बारिश इतना हुआ है दिन भर से कि आते आते हम भी भीग गए हैं। बस उम्मीद कर दें कि हमको बेड रेस्ट का ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो फिर वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अतः 4 दिनों तक मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की अवकाश दिया जाए। एकदम सिंपल से आप लिख सकते हैं, अगर छुट्टी से संबंधित आ गया स्कूल में तो। इसके बाद आप लिख दीजिएगा, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा रहूँगी, जो भी रहेगा। लड़का है तो रहूँगा, लड़की है तो रहूँगी कर दीजिएगा। आपकी, अच्छा लड़का है तो आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी छात्र। नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके नीचे क्लास लिख दीजिए, कक्षा कक्षा लिख दीजिएगा, कौन से कक्षा में है। रोल नंबर को क्रमांक बोलते हैं, क्रमांक लिख दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में डेट भी लिख दीजिएगा, दिनांक भी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को कर देना है, एप्लीकेशन ख़त्म। चलिए अब आ जाते हैं पत्र में। तो पत्र में आप लोग एड्रेस सबसे पहले ऊपर में देना है आप लोगों को, तो ऊपर में एड्रेस और डेट। तो एड्रेस में आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग सीधा सीधा एड्रेस लिख सकते हैं। ये परीक्षा भवन सबसे अच्छा, जहाँ आप लोग बैठ के परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा भवन। फिर डेट दे दीजिए 22 मार्च 2023। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। फिर आ जाइए आगे, स्टार्ट करते हैं। मुझे आपका पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि घर में सभी लोग कुशल से हैं। मैं भी यहाँ कुशल से हूँ। मेरी परीक्षा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है और मैंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। गणित, हिंदी, अच्छा गणित के बाद कॉमा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होता है, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में कॉपी में जैसा ही मत छोड़िएगा, ये कॉमा वहाँ में मार्क्स कट जाता है। गणित कॉमा हिंदी कॉमा अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी अच्छे से हो चुकी है। विज्ञान में थोड़ी सी तैयारी बाकी है, जल्द ही मैं उसे पूरा कर लूँगा। बाकी सब यहाँ कुशल है। फिर लास्ट में लिख देना है, बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे को आशीर्वाद। आपका पुत्र, जो आपका नाम होगा वो लिख दीजिए, पुत्र या पुत्री जो भी है, ख़त्म कहानी। अब आखिरी में आ जाएगा आपका एक विज्ञापन लिखने के लिए। ठीक है, तो चुनाव में वोट देने की अपील के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए, 5 मार्क्स का होगा। और दूसरा है पतंजलि हर्बल शैम्पू की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करें। तो ये बहुत ही सिंपल है, विज्ञापन लिखना भी बहुत सिंपल है, कोई माथा मारी नहीं है। बस आप लोग एक ध्यान दीजिएगा कि आप विज्ञापन कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले तो आप जो कॉपी मिला है, ठीक है, कॉपी में सबसे पहले तो एक अंडरलाइन कर लीजिए बढ़िया से। जब हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि दिख सके आराम से। अच्छा, हाँ इतना काफ़ी है। अब देखिए, सबसे पहले कॉपी लीजिएगा तो कॉपी में पहले लिख लीजिएगा सारा कंटेंट, चारों तरफ से जगह छोड़ करके। जैसे हम लिखे मतदान के लिए, छोड़ के अपने सारे सारे काम पहले चलो करे मतदान, इस तरह का कुछ कुछ स्लोगन लिखना पड़ेगा। ठीक है, इधर लिख दिए आपका मतदान लोकतंत्र की जान। इधर लिख दिए वोट से ही ताकतवर होता है लोकतंत्र, वोट से बनती है आपकी सरकार। इधर लिख दिए आओ मिलकर अलख जगाएं, 100% मतदान करवाएं। ठीक है, लास्ट में आपको लिखना है, अंतिम में ज़रूर लिखना है कि ये कौन छपवाया है। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्य से मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय द्वारा जनहित में जारी। ये लास्ट जो है आपको, कि ये जो विज्ञापन छपवाने वाला जो होता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए सिंपल है, किसी भी विज्ञापन को लिखना है, सबसे पहले ऊपर तो हेडिंग दे दीजिए क्या है आपका विज्ञापन। ठीक है, उसके बाद आप स्लोगन के तरीका से लिखिए। ठीक है, थोड़ा क्या बोलेंगे हम, जैसा आपको विज्ञापन लिखना है उसके आधार पे। ये सब है, कोई शिक्षा से संबंधित लिखना है तो इसी तरह का कुछ अच्छा अच्छा मन में शायरी जैसा सोच करके लिखिए। ठीक है, अब लिखने के बाद लास्ट में क्या कीजिएगा कि इसको इधर इधर से बॉर्डर दे दीजिएगा। एक सेकेंड, हाँ, जो है साइड साइड से बॉर्डर जरूर दीजिएगा, बढ़िया से साइड साइड से बॉर्डर बना दीजिएगा। पंपलेट देखते हैं ना, पंपलेट बना हुआ होता है किनारे किनारे। आप चाहे तो ये समय थोड़ा मोड़ा ड्राइंग भी बना सकते हैं। अब जैसे आ गया मतदान पे है तो आप इसमें ईवीएम मशीन बना सकते हैं, कुछ और भी बना सकते हैं। बस ठीक है, इस सब बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकेंड है आपका एक और विज्ञापन, इसमें पतंजलि शैम्पू का विज्ञापन के लिए कहा गया था। तो पतंजलि शैम्पू के लिए देखिए क्या लिखे हैं, सिंपल से बस इसी तरह से आपको एकदम बीच में लिखना है, साइड साइड से बॉर्डर आप ऐसे ऐसे दे दीजिएगा, बस बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे लिख दिए हेडिंग पतंजलि शैम्पू। ठीक है, देश का नंबर 1 हर्बल शैम्पू जो बना है भारत की दुर्लभ जड़ी
जड़ी बूटियों से। ठीक है, एक लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा सा शायरी जैसा लग रहा है, देश का नंबर 1 हर्बल शैम्पू जो बना है भारत की दुर्लभ जड़ी बूटियों से। फिर लिख दिए अब सफ़ेद बाल होंगे बाय बाय, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, इनमें किसी भी प्रकार का रसायन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर चाहे तो आप लिख सकते हैं पतंजलि हर्बल शैम्पू। ठीक है, अभी संपर्क करें फलाना फलाना मोबाइल नंबर। ठीक है, कुछ भी नंबर देना, अपना मोबाइल नंबर मत दे करके आ जाइएगा, कुछ भी लिख देना, उल्टा पुल्टा नंबर दे दिए। ठीक है, आप चाहे तो पता लिख सकते हैं, ये दुकान वो दुकान फलाना मार्केट के पास, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिर्फ विज्ञापन लिखना है, एडवर्टीजमेंट है, जो बहुत आसान है। ठीक है, 5 नंबर का यह आता है, बढ़िया से लिखिए, 4 नंबर 4.5 नंबर आराम से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे सेट 2। ठीक है, बाकी तैयारी बढ़िया से करें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।